वशत जुनून किस नंबर 7। हीर दरवाज़ा खोलो। उसने दरवाज़ा खटखटाते हुए उसे आवाज़ दी थी, जबकि उसे अंदर से कोई जवाब नहीं मिला था। वो दूसरी बार तीसरी बार दरवाज़ा खटखटाता रहा, जबकि जवाब नदारद। लेकिन शायद वो हिम्मत हारने का बिल्कुल इरादा नहीं रखता था। थोड़ी देर बाद उसे लॉक खोलने की आवाज़ सुनाई दी। वो हैरत से दरवाजे को देख रही थी। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं चाहता था। अगर ये कहूँ कि तुमने मुझे ऐसी बद इखलाक़ी करने पर मजबूर किया है तो गलत हरगिज़ नहीं होगा। आई एम सॉरी, मुझे दरवाज़ा तुम्हारी इजाज़त के बिना खोलना पड़ा। इसी बेड पर घुटनों में सर लिए देखे वह समझ चुका था कि वो रोने का शुगल फरमा रही थी। वो अपनी सुर्ख आंखें लिए उसे घूर रही थी, यकीनन उसे उसकी गलती का एहसास दिला रही थी। आयाम अपनी बात मुकम्मल करता बिल्कुल उसके पास आ चुका था। खैर, कितने दिन तक तुम ये शौक मनाने का इरादा रखती हो? मैं जानता हूँ तुम इस वक्त दुखी हो। किसी भी लड़की के लिए तलाक छोटी बात नहीं होती। जिस तरह के तुम्हारे साथ तुम्हारी तलकात थे, इस तरह का रोना धोना तुम्हारा बनता तो नहीं है। और वैसे भी मुझे तुम्हारे साथ के लिए बहाए गए आंसू देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो शख्स तुम्हारी ज़िंदगी से जा चुका है, तुम्हें छोड़ चुका है, और फिर भी तुम उसके लिए अनमोल मोतियों को बहा रही हो। उससे ज़्यादा तो मुझे तुम पर गुस्सा आ रहा है। मेरा नहीं ख्याल कि वो शख्स तुम्हारे आंसू पर भी हक रखता है। मैं तुम्हें रोने से मना नहीं करूँगा। यकीनन इस शादी के हवाले से तुमने बहुत ख्वाब सजाए हुए होंगे, लेकिन उस शख्स के लिए तुम्हारे आंसू बहाना बनता नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ के साथ किस तरह के ताल्लुकात थे। अभी तक तुम दोनों के दरमियान ऐसा कोई रिश्ता था ही नहीं कि तुम बैठकर आंसू बहाती। मेरे ख्याल से अब बहुत हो चुका है। तुम्हें अब इन सब चीज़ों से बाहर निकल आना चाहिए। वो बहुत नॉर्मल अंदाज में कह रहा था। मैं उनके निकाह में थी, वो मेरे शोहर थे। शायद आपके नज़दीक मियाँ बीवी के बीच निकाह का ताल्लुक मोहब्बत की वजह नहीं होता होगा, लेकिन मेरे लिए ऐसा नहीं है। वो शख्स जो भी था, जैसा भी था, मैं उसके निकाह में थी, और मुझे यकीन है कि उसने तलाक भी मुझे आपके कहने पर दी होगी। आपने कहा था ना कि वो आपसे बहुत मोहब्बत करता है, वो आपके लिए कुछ भी कर सकता है, तो यकीनन ये कदम भी उसने आपके लिए ही उठाया होगा। वो शायद बदगुमानी की आखिरी इंतखाब पे थी। शायद वो इस गुमान में थी कि अब उसकी ज़िंदगी में कुछ भी गलत होगा तो उसकी वजह आयाम ही होगा। हाँ, ऐसा ही है। मैंने कहा था उसे ऐसे करने के लिए। वो तो छोटा सा बच्चा है ना, दूध पीता। मैंने कह दिया कि हीर को तलाक दो, और बस साथ भी मेरे कहने पर तुम्हें तलाक दे दी। बेवकूफ़ लड़की। वो आदमी अपनी समझ बूझ रखता है, तो मैं समझ नहीं आ रही। उसने अपनी मर्ज़ी से तुम्हें छोड़ा है। हाँ, ये सच है कि मैं चाहता था कि वो तुम्हें छोड़ दे, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी, और यकीन मानो जब तुम्हें वो वजह पता चली ना, तो तुम अपनी नज़रों में ही गिर जाओगी। और जिस इंसान की वकालत कर रही हो ना, उसके मुंह पर थूकना भी अपनी तौहीन समझोगी। खैर, मेरे पास फजूल वक्त नहीं है साथ के हवाले से बात करके बर्बाद करने का। नीचे चलकर खाना खाओ। मेरी बेटी सुबह से तुम्हारी वजह से परेशान है, और मैं उसे परेशान नहीं देख सकता। अब इनकार मत करना, क्योंकि जो शख्स बिना इजाज़त तुम्हारे कमरे में आ सकता है, वो ज़बरदस्ती तुम्हें बाहर ले जाकर खाना भी खिला सकता है, और मैं ज़बरदस्ती का कायल हरगिज़ नहीं हूँ। मुझे ऐसा करने पर मजबूर मत करना। और दूसरी बात, अब साथ की वजह से तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। मैं अभी तुम्हें आंसू बहाने की एक और वजह देता हूँ। इसी हफ्ते हमारी शादी है। अब इस बात पर बैठकर जितने आंसू बहाने हैं बहा लो। वो अपनी बात ख़त्म करते कमरे से बाहर निकला था। आपका दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? मुझे तलाक हुई है, आप मुझसे शादी का मुतालबा कर रहे हैं। आप नहीं जानते कि एक लड़की तब तक किसी दूसरे निकाह में नहीं आ सकती जब तक उसकी पहले शौहर से इद्दत की भी कुछ कंडीशन होती हैं। क्या तुम उसके साथ रही थी? क्या उसके साथ कोई हसीन लम्हात गुजारे थे तुमने? अपना आप उसके हवाले किया था तुमने? नहीं, तो तुम पर कोई इद्दत फ़र्ज नहीं होती। तुम दोनों ने एक रात भी एक दूसरे के साथ नहीं गुजारी। शादी की पहली रात ही वो तुम्हें छोड़कर चला गया था, क्योंकि तुम्हारी खूबसूरती और तुम्हारे हक की वो पहले ही कीमत वसूल कर चुका था। ये मत सोचना कि साद ने अपनी टेंशन की वजह से तुम्हारी तरफ कदम नहीं बढ़ाए। नहीं, उसे ये सब कुछ इसलिए नहीं किया कि वो अपनी बीवी को बिना हाथ लगाए किसी और के हवाले करने वाला था। अनटच लड़की की डिमांड थी, जिसकी कीमत साद ने वसूल की थी। वो इसके सामने साथ की हकीकत खोलता उसे हैरान कर गया था। वो भी यकीनी से उसे देख रही थी। तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आने वाला होगा, क्योंकि साथ तो तुम्हारे लिए फरिश्ता सिर्फ इंसान था, एक छोटा सा मासूम सा बच्चा। कौन तुम्हारी ये सब कुछ उसने मेरे कहने पर किया है, तो तुम बेशक ये सोच लेना, लेकिन अब उस इंसान की वजह से तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। ये बात याद रखना। और इद्दत के हवाले से तुम कुछ भी जानना चाहो तो मैं तुम्हारी मालूमात के लिए मौलवी साहब को यहाँ बुलवा दूँगा, लेकिन अब साथ की वजह से मैं तुम्हारी ज़िंदगी का कोई एक लम्हा भी बर्बाद नहीं होने दूँगा।
یہ بات یاد رکھنا، تیاری کرو، بہت جلد تم ایام سکندر کی دلہن بننے والی ہو۔ میں آپ کے ساتھ ایک لمحہ نہیں گزار سکتی۔ اور آپ، وہ غصے کی شدت سے اپنی بات مکمل ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ شاید اس کنڈیشن کو ہینڈل کرنے کے بارے میں اس سے سوچا ہی نہیں تھا۔ اس کے پاس اس شخص کو جواب دینے کے لیے جواب ہی نہیں تھا۔ آج یہ کہتی ہو، کل اپنا بیان بدل لو گی ڈارلنگ۔ میری دسترس میں تو آؤ، تمہاری سوچوں میں بھی ایام سکندر کے علاوہ کوئی نہیں ہوگی۔ اور جلدی سے باہر آؤ۔ میں جانتا ہوں میری کوئی اتنی خاص پرواہ نہیں ہے تمہیں، لیکن میری بیٹی تمہاری وجہ سے اداس ہے۔ آج تک اس نے اتنی فکر میری نہیں کی جتنی تمہاری کرتی ہے، تمہیں لے کر خوبصورت جذبات رکھتی ہے، اور میں جانتا ہوں کہ تم میری بیٹی کے جذبات کو نظر انداز نہیں کرو گی۔ وہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ ہیر وہیں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اسے اس شخص کی بات پر یقین نہیں تھا۔ اس وقت اس کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ اس کا شوہر اس کا ساتھ چھوڑ چکا تھا، وہ بھی بنا کسی وجہ کے، جبکہ اس شخص کی تو بات ہی عجیب تھی۔ پتہ نہیں وہ اس کے ساتھ کیا کر رہا تھا، کتنے سکون سے کہہ دیا تھا کہ سعد اس کی خوبصورتی کی قیمت لگا چکا تھا۔ یہ شخص سعد اور اس کے بیچ کے تعلقات کو بہت گہرائی سے جانتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سعد سے اس کا تعلق صرف نکاح کے چند بولوں تک محدود تھا۔ یقیناً اسے یہ ساری باتیں سعد نے ہی بتائی تھی۔ اگر سعد خود کی اور ہیر کی پرائیویسی کے بارے میں بتا چکا تھا تو کیوں اس کے لیے آنسو بہا رہی تھی؟ کیوں اس خود غرض کے لیے رو رہی تھی، جس نے اس کی عزت کی کوئی پرواہ نہیں کی تھی؟ وہ کیوں اس کے بھائی کے گھر پر بیٹھی ہوئی تھی؟ اب یہ شخص اسے روکنے کا کوئی حق بھی نہیں رکھتا تھا۔ اب اگر سعد کے ساتھ اس کا تعلق نہیں تھا تو کیوں اس کے بھائی کے گھر پر رہتی؟ اس نے یہاں سے جانے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ یہ شخص اسے اتنی آسانی سے جانے نہیں دے گا۔ وہ شادی کے لیے اس کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا تھا، اور نہ ہی وہ اس سے شادی کرنا چاہتی تھی، بلکہ وہ شخص اس کے بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ یہ سچ تھا کہ روحی کے ساتھ اس کی دلی وابستگی تھی۔ اس نے اتنے آگے کا سوچا نہیں تھا۔ وہ روحی کے ذریعے اسے اپنی زندگی میں شامل کرنے کی پلاننگ کر رہا تھا، جو کہ وہ ہونے نہیں دے سکتی تھی۔ اس کا سامان تو ویسے ہی پیکڈ تھا، بس اسے اب یہاں سے جانا تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب روحی بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ ماما دانی، کھانا لگ گیا ہے، تلو تلو تلو، ہم کھاتے ہیں، روحی کو بہت بھوک لگتی ہے۔ روحی اس کا ہاتھ تھامتے معصومیت سے بولی، بیٹا مجھے بھوک نہیں ہے، اب جا کر کھانا کھا لو۔ وہ پیار سے اسے سمجھاتے ہوئے بولی، جس پر روحی کا منہ بن گیا تھا۔ یقیناً وہ اسے لینے کے لیے آئی تھی، وہ اس کے ساتھ نہیں جا رہی تھی، جس پر وہ بھی اداس ہو گئی تھی۔ ادر ماما دانی کھانا نہیں کھاتی تو روحی بھی نہیں کھاتی، وہ بھی پوچھی رہ دی۔ وہ اپنے ہونٹ باہر نکالے ناراضگی سے بھرپور انداز میں بولی، روحی بیٹا ایسا نہیں کرتے میری جان۔ وہ پیار سے اسے سمجھانے لگی، لیکن وہ منہ پھیر کر رونے کی تیاری کرنے لگی تھی۔ اچھا، آئی ایم سوری، چلو کھانا کھاتے ہیں۔ اس کی معصومیت پر اس کا دل پگھل گیا تھا۔ جبکہ اس کے ہاں کرنے کی دیر تھی، وہ خوش ہو گئی تھی۔ اب چلو، میں منہ ہاتھ دھو کر آتی ہوں، اسے پیار سے سمجھاتے ہوئے اسے کہا، جس پر روحی نے نفی میں سر ہلایا۔ روحی نہیں جائے گی، ورنہ آپ پیتے سے دروازہ بند کر دو گے، اور پھر روحی کے کہنے پر بھی نہیں کھولو گے۔ اسے اپنا ڈر بیان کیا۔ اچھا بابا، ہم ساتھ چلیں گے، وہ پیار سے اس کے دونوں گال چومتے ہوئے بولی، جبکہ روحی اس کے ساتھ ہی واش روم بھی آئی تھی۔ شاید وہ اب کوئی رسک نہیں لے سکتی تھی۔ ہیر منہ ہاتھ دھو کر اس کے ساتھ ہی باہر آئی تھی۔ وہ ٹیبل پر بیٹھا ان دونوں کا انتظار کر رہا تھا۔ ابھی تک اس نے کھانا شروع نہیں کیا تھا۔ کیا بات ہے روحی، تم تو سچ میں اپنی ماما جانی کو لے آئی، گڈ۔ میلی تو کوئی بات بھی نہیں سنتی آپ کی ماما جانی۔ اس کے آنے پر سچ میں اسے خوشی ہوئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی بیٹی بھی اداس سے لوٹ آئے گی۔ میری ماما دانی میری ساری باتیں مانتی ہیں، وہ اترا کر کہتی کرسی پر بیٹھ گئی، جبکہ وہ کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے روحی کی پلیٹ میں کھانا ڈالنے لگی تھی۔ میں اب اس گھر سے جانا چاہتی ہوں، میرا شوہر مجھے طلاق دے چکا ہے، تو میرا نہیں خیال کہ میرا اس گھر میں رہنا بنتا ہے، اور نہ ہی کوئی مجھے اب یہاں زبردستی روک سکتا ہے۔ اس کے لہجے میں ضد تھی۔ بے شک تم یہاں سعد کی بیوی بن کر آئی تھی، لیکن ضروری نہیں کہ تمہارا تعلق اس سے ختم ہو گیا ہے تو تم اس گھر سے بھی کہیں چلی جاؤ گی۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، اب پھر بتا رہا ہوں، خود کو وہ مصیبت سے نکال کر تمہیں مصیبت میں پھنسا کر گیا ہے۔ بھائی، جو لوگ تمہاری تلاش میں ہیں وہ معمولی ہرگز نہیں ہیں۔ ان لوگوں کا تعلق انڈر ورلڈ سے ہے، مطلب کہ وہ پوری دنیا میں غیر قانونی کام کرتے ہیں۔ ان کا سب سے بڑا کام عورتوں کو اسمگلنگ کرنا ہے۔ میں تمہیں یہ ساری باتیں نہیں بتانا چاہتا تھا، لیکن شاید تمہاری سمجھ میں میری بات نہیں آ رہی ہے، اس لیے تمہیں بتا رہا ہوں کہ تمہارے شوہر نے تمہیں انڈر ورلڈ کے ہاتھوں بیچ دیا تھا۔ اگر تم محفوظ رہنا چاہتی ہو تو بہتر ہے کہ تم اس گھر کی چار دیواری کے اندر رہو۔ اگر تم باہر نکلی تو وہ لوگ تمہیں کہاں لے کر جائیں گے، تمہارے ساتھ کیا کریں گے، یہ تمہاری آنے والی 7 نسلوں کو بھی خبر نہیں ہوگی۔ اور ویسے بھی
अगर यहाँ से तुम्हें जाने भी दूँ तो कहाँ जाओगी? तुम उस भाई के पास जो तुम्हें साथ जैसे घटिया शख्स के हवाले करके हमेशा के लिए चला गया है, कि शादी के बाद तुम्हारी कहीं ज़िम्मेदारी उसके कंधे पर ना पड़ जाए, या फिर अपने साबका शौहर के घर जो पहले ही तुम्हें घटिया लोगों के हाथों बेच चुका है। ये मत सोचना कि वो तुम्हारा मुहाफ़िज़ है, तुम्हारी इज़्ज़त को बचाएगा। जो तुम्हें बेच सकता है वो खुद तुम्हें उन लोगों के हवाले भी कर सकता है। हाँ, मैं तुम्हारे हक में अच्छा साबित नहीं हुआ हूँ, मैं अच्छा इंसान हूँ भी नहीं। तुम जो सोचती हो बिल्कुल ठीक सोचती हो, लेकिन यकीन मानो साद और तुम्हारे भाई जितना घटिया मैं फिर भी नहीं हूँ। अगर मुझे अपनी जान देकर भी तुम्हारी हिफाजत करना पड़ी तो मैं एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचूंगा। तुमसे मोहब्बत की है और इसको मरते दम तक निभाऊंगा। तुमसे निकाह कर रहा हूँ तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, इन लोगों से बचाने के लिए, और इस घर से बाहर कदम निकालने के बारे में सोचना भी मत। यही तुम्हारे हक में बेहतर होगा। आज से तुम मेरी जिम्मेदारी हो, मेरी इज्जत और मान हो। यकीन जानो, अयाम सिकंदर को तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए टांगे काट कर अपने घर में रखना पड़ा तो इससे भी पीछे नहीं हटेगा। मुझे चैलेंज मत करो, आई हेट चैलेंज। वो अपनी बात मुकम्मल करता लंबे लंबे ढांग भरता घर से बाहर निकल गया था, जबकि जो नक्शा उसने अंडरवर्ल्ड का खींचा था वो इसकी ज़ात को हिलाने के लिए काफ़ी था। आयाम की अजीबोगरीब बातों ने उसके अंदर डर बिठा दिया था। अंडरवर्ल्ड क्या था और ये किस तरह काम करता था, इसे कुछ पता नहीं था। अब तक उसे बस इतना ही मालूम था कि ये लोग बहुत ख़तरनाक हैं और ये लोग गैर कानूनी काम करते थे। साद इन लोगों के आगे उसे बेच आया था, शायद उसकी खूबसूरती का सौदा किया था। साद मैंने इस शादी की पहली रात भी उसके करीब नहीं आया था, बल्कि एक डर उसे हर तरह से घेरे हुए था। वो इतना परेशान था कि हीर को भी परेशानी लाख हो गई। उसका खिंचा खिंचा सा रवैया, उसको हाथ तक न लगाने देना। हीर को ये रवैया बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि टेलीफोनिक गुफ्तगू पर वो इससे काफ़ी बेबाक होने की कोशिश करता रहा। फ़ोन पर वो अक्सर उससे बहुत अजीब तरह की बात कर जाता था, जिस पर या तो वो फ़ौरन फ़ोन बंद कर देती थी या किसी के आने का बहाना कर देती। अम्मा जान की मौजूदगी में उसे सुकून था कि वो किसी भी गैर मर्द के साथ इस तरह का राब्ता नहीं रख सकती थी, और निकाह उससे पहले साद उसके लिए गैर मर्द ही था। अम्मी की वफ़ात के बाद उसकी बात साद से होती रहती थी और वो भी यही कहता था कि उसकी ग्रेजुएशन मुकम्मल होते ही शादी हो जाएगी। फिर अचानक एक दिन साद ने जल्दी से शादी का शोशा छोड़ा, और उसकी शादी के दिनों में साद से कोई कॉल नहीं आई थी और ना ही साद ने उससे राब्ता करने की कोशिश की थी। क्या जो सारी बातें याम ने उसे बताई थी वो सच थी, या फिर वो साद की नज़रों में गिराने के लिए ये सब कुछ बोल रहा था? हकीकत जो भी थी, लेकिन ये सच था कि अब साद के लिए उसके दिल में कोई फीलिंग्स नहीं रही थी, ना मोहब्बत की ना नफरत की। वो इस शख्स को याद तक ना रखना चाहती थी, और उसे इन सब से चीज़ों से निकलने के लिए अपने आप को मजबूत करना था। वो यूं बंद कमरे में बैठकर साद के नाम के आंसू नहीं बहा सकती थी। यहाँ पर इससे तैयार करने के लिए वो प्यारी सी मासूम सी बच्ची थी, और फिर इसकी बहुत प्यारी सी सहेली तानिया वो मोहब्बत की नाकदरी ना कर सकती थी। उठकर फ्रेश होते हुए कमरे से बाहर निकल गई। तुम दोनों किचन में हो और मैं तुम दोनों को ढूंढ रही हूँ, यहाँ तक कि बाग में भी देख कर रही हूँ। हीर हशाश फिशाल लहजे में उससे कहती सलाद की प्लेट से सलाद खाने लगी, जबकि रूही उसको खुश देखते ही मचल उठी थी उसके पास जाने के लिए। शुक्र है तुम कमरे से तो बाहर निकली, बताओ तुम क्या खाओगी? मैं अभी तुम्हारे लिए बनाती हूँ, मुझे लग रहा है कि तुम्हें भूख लगी है। सलाद खाते देखकर उसने अंदाज़ा लगाया था, जिस पर उसने हाँ में सर हिलाया था। कल शाम से ही वो कमरे से बाहर नहीं निकली थी और ना ही कुछ खाया था। मुझे सच में बहुत ज़्यादा भूख लगती है, बस कुछ भी खाने के लिए दे दो अभी के लिए। शाम को रूही की स्पेशल डिश खाएंगे। वो रूही के छोटे से हाथ का मुक्का बनाते हुए बोली, तो उसने भी उसका भरपूर साथ दिया। जबकि तानिया उसे इस तरह खुश देखकर उसे हमेशा खुश रहने की दुआएं देती जल्दी से खाने के लिए बाहर टेबल पर आ गई थी। उनका एक दूसरे की संगत में बहुत अच्छे से वक्त गुजर रहा था। सारी सोचों को पीछे धकेल कर उसने खुद को पुरस्कून किया था। वो अपने आप को इस माहौल में एडजस्ट करने की कोशिश कर रही थी। ये हकीकत थी कि बाहर उसकी इज्जत और जान दोनों को खतरा था। अगर खतरा सिर्फ जान तक का होता तो शायद वो किसी गैर के घर में पनाह लेने के बारे में कभी भी नहीं सोचती, लेकिन वो लोग शायद इसकी इज्जत का भी सौदा कर चुके थे, क्योंकि जिस अंदाज में आयाम ने उसे बताया था, शायद नहीं यकीनन वो लोग इन लोगों के बारे में बहुत बेहतर तरीके से जानता था। वो अपनी इज्जत पर कोई रिस्क नहीं ले सकती थी। ही तानिया से खुलकर बात कर लेती थी, और अयाम चाहता है कि जब तक वो इस कंडीशन से बाहर ना निकल आए वो इसी के घर पर रहे, और इसके लिए वो इसकी तनख्वाह डबल कर चुका था। वो शायद इस बात से बाखबर था कि उसके लिए किसी इंसान के साथ एक घर में रहना आसान नहीं, तभी उसने उसके लिए ऐसा किया था। शायद नहीं, यकीनन वो इसकी नज़रों में बहुत महान बनना चाहता था, लेकिन इस सब चीज़ों से उसे कोई सरोकार नहीं था। उसने फैसला किया था कि जब तक कोई मजबूत पनाहगाह नहीं मिल जाती वो इस घर से नहीं निकलेगी। यकीनन उसके लिए ये फैसला बेहतर नहीं बेहतरीन था। शाम को घर वापस आया तो उसे गार्डन की तरफ से चहकती हुई आवाज़ें सुनाई दी।
इनमें से एक आवाज़ हीर की भी थी। वो ये आवाज़ लाखों में भी पहचान सकता था। उसके चेहरे पर अपने आप मुस्कुराहट आ गई थी। वो इस हॉल से बाहर निकल रही थी और वो भी ऐसा ही चाहता था। इस खुश और मुतमईन देखकर वो आगे बढ़ गया था, बिना उन्हें मुखातब किए। इस वक्त रूही की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। हीर और तानिया उससे दूर भागते हुए उसके पहुंच से दूर जा रही थी। उसे यकीन था कि वो आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ को कबूल कर लेगी और किसी भी नई जगह पर एडजस्ट होने में टाइम तो लग जाता है। वो इसके हाल पर छोड़ चुका था। तो शॉपिंग कब से शुरू करनी है तुमने? वो इसकी तरफ देखते हुए बोला था, जो बाहर अब मेज़ पर उनके साथ खाना खाने लगी थी। उनकी बात सुनकर वो इसे देखने लगी। शायद नहीं, यकीनन उसे इसकी बात समझ नहीं आई थी। क्या आप मुझसे कह रहे हैं? उसने अपनी जान में इशारा करते हुए कहा था, जिस पर उसने नरमी से सर हाँ में हिला दिया। हाँ, मैं तुमसे ही पूछ रहा हूँ, शॉपिंग कब से करने का इरादा रखती हो तुम? मैं इसी महीने के एंड पर तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से अब तुम काफ़ी बेहतर हो चुकी हो। वो पिछले 4 दिन से इसकी रूटीन देख रहा था। वो नॉर्मल हो चुकी थी। अब वो अकेले नहीं रहती थी। सारा वक्त तानिया और रूही के साथ गुजरता था। वो उसके सामने ज़्यादा नहीं आती थी, लेकिन रात का खाना वो टेबल पर ही खाती थी। पिछले कुछ दिनों से उसने मुखातब नहीं किया था, लेकिन अचानक उसके सवाल पर वो हैरान हुई थी। मैं शादी नहीं करना चाहती, आपसे तो हरगिज़ भी नहीं। प्लीज़ आप मुझसे वजह मत पूछिएगा। मैं इस वक्त आपके रहमो करम पर हूँ। इसका मतलब हरगिज़ नहीं कि मैं आपसे शादी कर लूँ। मैं बहुत जल्द ही अपना बंदोबस्त कर लूँगी। आपको मेरी वजह से किसी भी तरह का कोई मसला नहीं होगा। रूही को बहुत मुश्किल से उसने दोस्त कहने पर मनाया था, वरना वो तो मम्मा जानी की रट लगाई हुई थी। तुम मुझसे और बोझ नहीं हो, ये बात तुम समझ लो। तुम और तुम्हारे लिए बेहतर होगा, और शादी तो मैं तुमसे ज़रूर करूँगा। शादी के लिए इसी महीने के एंड की तारीख निकलवाई है। निकाह के लिए 28 तारीख मुनासिब है। देखिए, मैं बिना इद्दत के किसी दूसरे के निकाह में नहीं आ सकती। नहीं जानते कि इद्दत के लिए कौन सी शराइत होना ज़रूरी है, लेकिन मेरे इत्मीनान के लिए ये ठीक नहीं है। इसका मतलब है कि तुम साथ के नाम पर अपनी ज़िंदगी के दिनों को बर्बाद करना चाहती हो, और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे करने दूंगा। वो भड़क उठा था। मैं किसी के नाम पर अपनी ज़िंदगी के दिन बर्बाद नहीं कर रही, बस मेरा ज़हन इस बात को कबूल नहीं करेगा। मैं नहीं जानता कि तुम इद्दत पूरा करना चाहती हो या अपना ज़हनी सुकून चाहती हो, लेकिन 4 महीने के बाद रूही की सालगिरह है, और मैं तब तक के लिए तुम्हें वक्त दे रहा हूँ इन सब चीज़ों को कबूल करने के लिए। और बाकी तुम इस घर से कहीं नहीं जा सकती, और बाकी की फजूल सोचें पालने की ज़रूरत नहीं है। मेरी नज़र में ये 4 महीने कोई इद्दत नहीं है, बाकी तुम्हें दिया गया वक्त है। मैं तुम्हें किसी तरह की टेंशन में ना देखूँ। ये घर तुम्हारा है और तुम इस घर की मालकिन हो। तुम यहाँ जिस तरह से रहना चाहो आराम से रहो। बाकी मेरी तरफ से तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। वो अपनी बात ख़त्म करता हुआ उठकर कमरे की तरफ चला गया था, जबकि हीर ने पीछे गहरा सांस लिया था। ये शख्स इतनी आसानी से मान जाएगा, ये सोचकर ही उसे अजीब लग रहा था। लेकिन 4 महीनों में वो अपने लिए बेहतरीन इंतज़ाम कर सकती थी। ये वक्त उसके लिए बहुत ख़ास था। वो जितनी जल्दी हो सके अपने भाई से रब्ता करने की कोशिश करने लगी थी। वो उससे कुछ मांग तो नहीं सकती थी, लेकिन वो उसकी ज़ात पर एहसान तो कर सकता था। बहन नहीं तो एक ज़रूरतमंद समझकर उस मुसीबत से निकाल सकता था। वो कम से कम उससे इतनी उम्मीद तो कर ही सकती थी। आखिर इन दोनों में खून का रिश्ता था। शायद वो सच में साथ के नाम पर अपनी ज़िंदगी के दिन बर्बाद करने का इरादा रखती थी। उसने दिन के बाद से उसके सामने बिल्कुल आना ही छोड़ दिया था। अजीब से दिन गुजर रहे थे। वो इससे मुकम्मल पर्दा कर रही थी। इसके आने से पहले ही वो खाना खा लेती और इसके जाने के बाद वो कमरे से निकलती। अय्याम उसे समझा चुका था कि उस पर इद्दत फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन फिर भी वो कोई बात समझने को तैयार नहीं थी। इस वक्त उसे कुछ भी नहीं कहना उससे मज़ीद खुद से बदगुमान करने के मुतरादिफ था। वो इसे इसके हाल पर छोड़ चुका था और अपने काम में मगन हो गया था। एक बार होने का आया था, उसके सामने नहीं आ रही थी। वो अपना फ़ैसला सुना चुका था कि रूही के सालगिरह के दिन वो इससे निकाह करने का इरादा रखता है। उसके हिसाब से 4 महीने बहुत थे इस रिश्ते से निकलने के लिए। वो मुसलसल अपने भाई को फ़ोन करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका नंबर नहीं लग रहा था। शायद वो नंबर बदल चुका था। उसे याद था कि उसका भाई सऊदीया में यही नंबर इस्तेमाल करता था। उसके पास उसका पुराना नंबर महफूज था, लेकिन ये नंबर बंद हो चुका था। इसके बावजूद भी वो कोशिश नहीं छोड़ रही थी। उसकी कोशिश को देखते हुए शायद अल्लाह पाक ने भी उसकी मंजिल आसान कर दी थी। आज रात जब उसने फ़ोन करने की कोशिश की, कोई दूसरी तरफ से फ़ोन उठा लिया गया था। पहले तो वो खुद बेयकीनी सी कैफ़ियत में थी कि अपने भाई की आवाज़ सुनने के बाद भी उसे यकीन ना आया कि वो अपनी माँ जाए से बात कर रही है। उसे बड़ी मुश्किल से आंसू को परे धकेलते हुए उसे सलाम दिया था। वालेकुम सलाम छोटी, ये तू है? कैसी है? साथ कैसा है? तेरा ख्याल तो रखता है ना? मेरी तो शादी के बाद तुम लोगों से बात ही नहीं हो सकी। यहाँ आते ही नंबर बदलना पड़ा मुझे। आज कुछ पुराने नंबर्स निकालने के लिए ये नंबर इस्तेमाल किया। तू सुना? वो इसकी उदासी नोट किए बिना ही बोलना शुरू हो चुका था।
जबकि वो तो सोच रही थी कि अपने भाई को अपने दिल का हाल सुनाएगी। एक लम्हे के लिए खामोशी हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे अपने भाई को कुछ बताना चाहिए भी या नहीं। लेकिन ये बात छुपाने वाली तो नहीं थी। उसका भाई हक रखता था ये जानने का कि वो जिस शख्स के साथ उसे छोड़कर गया है वो उसके काबिल है भी या नहीं। साद ने मुझे तलाक दे दी है, उससे मुझे छोड़ दिया है। मैं नहीं जानती भाई मेरा कसूर क्या था, लेकिन उसने मुझे तलाक दे दी है बिना कोई वजह बताए। वो एक ही सांस में बोल गई थी, क्या ये तुम क्या कह रही हो हीर? ऐसा कैसे हो सकता है? साथ वो तुमसे मोहब्बत करता है, वो तुमको छोड़ नहीं सकता। ऐसी क्या बात हुई थी तुम दोनों में कि हालात इतने बुरे हो गए कि कैसे बात तलाक तक जा पहुंची? कब हुआ ये सब कुछ? मुझे सब कुछ बताओ, मुझे सब कुछ बताओ, मुझसे कुछ भी मत छुपाना। वो परेशानी से पूछने लगा, ना कुछ बताने के लायक है और ना कुछ छुपाने के लायक। शादी के शुरू के दिनों में ही हम दोनों के दरमियान कुछ भी ठीक ना था। शादी की रात वो किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान था। उसने शादी के अगले दिन ही मुझे और अपनी माँ को अपने कज़न के घर भेज दिया था, ये कहकर उसे कोई मसला है, और फिर यहाँ आए हुए 18वें दिन उसने मुझे तलाक दे भेजी। हम दोनों के दरमियान कोई राब्ता नहीं हुआ, कोई बात नहीं। जिसकी इस चीज़ की जितनी वजह मुझे समझ आई है वो ये है कि इसने मुझे किसी अंडरवर्ल्ड के आदमी के यहाँ भेज दिया था। लेकिन वो जानता नहीं था कि इन लोगों का ताल्लुक इतने खतरनाक लोगों से है। उससे काफ़ी बड़ी रकम ले रखी थी। उससे उसे जब पता चला कि वो लोग कितने ख़तरनाक हैं तो उसने अपनी जान छुड़ाने के लिए मुझे तलाक दे दी, और अब वो लोग मेरी तलाश में हैं। पता नहीं वो लोग मेरे साथ क्या करना चाहते हैं। भाई प्लीज़ मुझे अपने पास बुला लें। मैं इस वक्त साथ के कज़न के घर पर रह रही हूँ। मेरा कोई ठिकाना नहीं। इस वक्त अगर आप मेरा साथ नहीं देंगे तो शायद भाई होने का हक अदा नहीं कर पाएंगे। मैं आपसे वादा करती हूँ मैं आप पर बोझ नहीं बनूंगी, और ना ही मैं आपको किसी मसले का शिकार होने दूंगी। भाई प्लीज़ आप मुझे वहाँ बुला लें। मैं अपना गुज़ारा खुद कर लूँगी। प्लीज़ पापा की तरह मुझे छोड़िएगा मत। नहीं, वो जिस तरह अचानक हमें छोड़कर भाग गए थे, और आप भी मेरी शादी के अगले दिन ही भाग गए। ये बात हमने कभी किसी को नहीं बताई कि हमारे बाबा का इंतकाल नहीं हुआ, बल्कि वो हालात से तंग आकर हमें छोड़ गए थे, और अब आप भी ऐसा ही कर रहे हैं। मैं आपसे कभी भी कुछ नहीं माँगूँगी, बस मुझ पर ये आखिरी एहसान कर दीजिए। वो भी बोल ही रही थी कि दूसरी तरफ से फ़ोन बंद हो गया। उसके लबों पर एक तल्ख़ सी मुस्कुराहट आ गई। उसके भाई ने उसकी बात का जवाब देने के बजाय उसकी बात मुकम्मल भी नहीं होने दी थी, और उसने खामोशी से फ़ोन बंद कर दिया था। पता नहीं उसकी ज़िंदगी में आगे क्या होने वाला था। अरे अच्छा हुआ हीर तुम आ गई हो। सर कुछ देर पहले ही निकले हैं। वो दरअसल कल रात तुम्हारे कमरे से बातों की आवाज़ें आ रही थी। सर वहाँ से गुजरे थे, उन्होंने मुझसे पूछा था कि तुम किससे बातें कर रही थी। तुम्हारा तो किसी के साथ राब्ता नहीं है, और सर के सामने शायद तुम अपनी इद्दत पूरी करने की वजह से नहीं आना चाहती थी, इसलिए वो तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। मैं अपने भाई से बात कर रही थी, कल अचानक उन्हें मेरी याद आ गई तो उन्होंने राब्ता कर लिया। उसने तफसील ना बताई। क्या बात हुई है तुम्हारे भाई को, तुम्हारी याद कैसे आ गई? तुमने बताया कि साथ ने तुम्हारे साथ क्या किया है? उन्हें ये जानने का पूरा हक है। मेरा मतलब है कि उन्हें ये जानने का हक है कि जिस शख्स को उन्होंने तुम्हारे लिए चुना था वो कैसा है। हाँ, मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया, उसने सरसरी से अंदाज में कहा। तो उन्होंने आगे से क्या कहा? मेरा मतलब है तुमने उन्हें अयाम सर के बारे में बताया ना, कि वो तुमसे शादी करना चाहते हैं? तानिया ने उसके दोनों हाथ थाम कर एक्साइटेड होकर बोली थी। उनके बारे में भी बता दिया था। उसने झूठ बोलते हुए शायद उसे खुद खुश करना चाहा था। बहुत अच्छा किया तुमने ये सब कुछ बता दिया उन्हें। तुम्हारी और अयाम सर की शादी पर कोई इतराज़ तो नहीं है? मेरा मतलब है अब तो 1 महीने से ऊपर होने वाला है तुम्हारी इद्दत को, तो इस हिसाब से तुम्हारी शादी के दिन और भी करीब आ रहे हैं। बहुत जल्द तुम्हारी शादी हो जाएगी। उफ़ अल्लाह, मैं कितनी एक्साइटेड हूँ, तुम्हें बता भी नहीं सकती। वो इसे किचन से बाहर लाते हुए कहने लगी, जहाँ उसे रूही वहीं सोफे पर बैठी कार्टून नेटवर्क देखती मिली थी। वो मुस्कुराकर इसे अपनी गोद में लेते हुए तानिया की बातों को सरसरी से अंदाज में जवाब देने लगी। वो शाम को घर वापस आया तो उसके हाथ में बहुत सारे शॉपिंग बैग थे। तानिया को यही लगा कि वो अपने लिए शॉपिंग करके आया है। थोड़ी देर पहले वो घर आया तो बाहर से ही रूही को बुला लिया और रूही के साथ कहीं चले गए थे। अब उनकी वापसी तकरीबन 1.5 घंटे के बाद हुई थी। उसने आज तक कभी भी अय्याम को अपने लिए शॉपिंग करते नहीं देखा था। आज तो वो बहुत सारे शॉपिंग बैग ले आया था। वो अपनी शॉपिंग हमेशा ऑनलाइन करता था। सर, ये आपने अपने लिए शॉपिंग की है या रूही मैडम के लिए? क्योंकि आप तो अपने लिए सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और रूही मैडम को फ़िलहाल शॉपिंग की ज़रूरत नहीं है। वो बड़ी हो रही हैं, उनकी सारी न्यू ड्रेसेस छोटी हो रही हैं, बल्कि वेस्ट हो रही हैं, कहना ज़्यादा बेहतर होगा। उसे पीछे मुलाजिम को बैग्स थामे आते देखकर पूछा था, हमने ये सारी शॉपिंग अपनी होने वाली
मम्मा दानी के लिए की है। उन्होंने इतने टाइम से शॉपिंग नहीं की ना, इसलिए उनके लिए इतना कुछ लेकर आए हैं। रूही ने बड़ी मासूमियत से उसे बताया था। जबकि वो बैग्स तानिया के हवाले करने लगा था। तानिया, ये सब कुछ हीर के हवाले कर दो, ये सारी शॉपिंग हमने हीर के लिए की है। देख लो, अगर उसे कुछ पसंद नहीं तो चेंज करवा लो, बाकी ये तुम्हारे लिए हैं। इसे 3 बैग्स उसकी तरफ बढ़ा दिए। थैंक यू सो मच सर, इसकी ज़रूरत नहीं थी। वो शर्मिंदा सी हो गई थी। ज़रूरत क्यों नहीं थी? तुमने मेरे एक बार कहने पर अपना घर छोड़कर यहाँ रहना बेहतर समझा। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और तुम ये अपने बॉस की अनायत नहीं बल्कि अपने भाई का तोहफा समझकर रख लो। उसे नरमी से उसके सर पर हाथ रखा तो वो मुस्कुरा दी। चेक करवा लो, पता नहीं उसे मेरी पसंद की गई चीज़ें पसंद नहीं आएंगी या नहीं। कुछ ड्रेस इसमें से रूही ने पसंद किए हैं और बाकी सब मैं अपनी मर्जी से लेकर आया हूँ। उसके उसको दे दो ये सब कुछ। वो बैग्स उसके हवाले करता अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। जबकि रूही का इरादा अपनी होने वाली मम्मा जानी को सब कुछ दिखाने के लिए जाने का था। इसलिए वो तानिया के साथ ही हीर के कमरे की तरफ चली गई, क्योंकि वो जानती थी अब अयाम के जाने तक वो बाहर नहीं निकलेगी। पता नहीं क्यों वो बाबा जानी के सामने नहीं आ रही थी। अरे, इतने सारे बैग्स, इतनी सारी शॉपिंग कौन करके आया है? ये सब कहीं रूही तो नहीं लाई? उसने रूही को कमरे में दाखिल होते देखा, जो अपना बैग लिए अंदर आ रही थी, जबकि तानिया सारी चीज़ें बेड पर रख रही थी। यस मैडम, रूही अपने बाबा जानी के साथ शॉपिंग पर गई हुई थी, बस अभी ही वापस आई है बाबा जानी के साथ, और वो ये सारी शॉपिंग तुम्हारे लिए करके लाई है। चेक करो अपनी शॉपिंग। वो सारे बैग्स उसके सामने रखते हुए कह रही थी। मेरे लिए क्यों? मुझे तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। मेरे लिए इतना कुछ लाने की ज़रूरत क्या थी भला? वो अच्छा खासा नर्वस हो चुकी थी। वो तो सर और उनकी बेटी ही जानते हैं कि तुम्हारे लिए लाने की क्या ज़रूरत थी। वैसे मुझे भी फ़ायदा हो गया है, मुझे भी इतने प्यारे प्यारे ड्रेसेस मिले हैं। आयाम सर मेरे भाई हैं, वो फ़खरिया अंदाज में बोली तो वो मुस्कुरा दी। अरे देखो ना अपनी शॉपिंग। फिर रूही अपनी शॉपिंग दिखाएगी। वो रूही के हाथ में बैग्स की तरफ इशारा करते हुए बोली, नहीं मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। तुम्हें क्या ज़रूरत थी लेकर आने की? तुम ये सारी चीज़ें इन्हें वापस कर दो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा इस तरह से किसी से कोई चीज़ लेते हुए। उसने इनकार करते हुए कहा था। जब ने रूही ने मुंह बना लिया। मैं इतने प्यार से लाई हूँ और आप इनकार कर रही हैं? बैड मैनर्स ऐसे नहीं कहते। जब कोई प्यार से कुछ देता है तो रख लेते हैं। उसने किसी बड़ी बूढ़ी के अंदाज में कहा। देखो ये बच्ची भी तुमसे कितनी सियानी है। तुम इतनी बड़ी होकर भी समझ नहीं रही हो, और वो कितने प्यार से तुम्हारे लिए चीज़ें लेकर आई है। वैसे भी ये मर्द हजरात से शादी से पहले ही शॉपिंग करवाते हैं, इसीलिए फ़ायदा उठा लेना चाहिए। और अब फजूल की कोई बात नहीं, जल्दी से ये सब कुछ ओपन करो। मैं इसमें से कुछ ड्रेस रूही की पसंद के भी हैं और बाकी सारे सर की पसंद के हैं। ज़रा मुझे दिखाओ सर ने तुम्हारे लिए क्या पसंद किया है। मैंने आज तक किसी मर्द को किसी औरत की शॉपिंग करते नहीं देखा, इसलिए ना मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। तानिया ने उसे खुलकर अपनी फीलिंग्स बताई थी, जबकि वो खामोशी से बिना कुछ कहे सारे बैग खोलने लगी थी। सारी शॉपिंग बेहद खूबसूरत थी। वो तो अयाम की पसंद देखकर हैरान रह गई थी। जो शख्स अपने लिए शॉपिंग नहीं करता था उसके लिए इतनी बेहतरीन शॉपिंग करके आएगा, ये तो उसको अंदाज़ा भी नहीं था। रूही की भी अच्छी थी, लेकिन शायद उसने पर्दे का ख्याल नहीं रखा था। किसी की आस्तीन नहीं थी तो कोई इतनी ज़्यादा स्टाइलिश थी कि वो पहन नहीं सकती थी, जबकि अयाम की सारी ड्रेसेस काबिल तारीफ थी। वो समझ सकती थी कि रूही को इन सब चीज़ों की समझ नहीं है। जो कलर उसे पसंद आया उसने वहीं उसके लिए उठा लिया, और अयाम भी उसे खुश करने के लिए पैक करवा ली थी। और अब उसकी मजबूरी ये थी कि इसे इन सब ड्रेसेस की भी तारीफ करनी पड़ रही थी जो उसे पसंद नहीं आई थी। जबकि रूही ये सोच कर ही खुश रही थी उसने बहुत से खूबसूरत शॉपिंग की है, यहाँ तक कि एक ड्रेस अपना और उसका बैग बिल्कुल सेम कलर का लेके आई थी। लेकिन मसला ये था कि वो ज़रूरत से ज़्यादा शॉर्ट थी। यकीनन वो रूही पर बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती, लेकिन खुद को ऐसे ड्रेसेस पहने हुए सोचकर ही उसके कान की लौ सुर्ख होने लगी थी। रूही, आपके बाबा जानी ने आपको ये लेने से मना नहीं किया था? तानिया उसकी हालत देखते हुए मज़े से रूही को अपने पास बिठाकर पूछने लगी, जिस पर रूही ने बड़े मज़े से नफ़ी में सर हिलाया। बाबा जानी ने बोला था कि मम्मा जानी ये वाली ड्रेस सिर्फ बाबा जानी के सामने पहने दी। रूही ने अपनी बात मुकम्मल की थी और तानिया का बेख्तियार कहका बुलंद हुआ। मुझे पहले ही अंदाज़ा था। मुबारक हो, तुम्हारे शौहर काफ़ी रोमांटिक साबित होने वाले हैं। वो इसके हाथ पर हाथ मारते हुए बोली, जबकि हीर का तो वहाँ उनके सामने रुकना ही महाल हो गया था। बस बहुत हो गई फजूल बातें, हटो, मुझे नमाज अदा करनी है। जब देखो इसके शैतानी दिमाग में कुछ न कुछ उल्टा ही चलता रहता है। वो तानिया को घूरते हुए उठकर वज़ू के लिए वॉशरूम चली गई थी, जबकि वो पीछे उसकी सारी चीज़ें समेटने लगी। जबकि रूही भी अपना सामान लिए खुशी खुशी अपने कमरे में जाने का इरादा रखती थी। वैसे तो इस घर में उसका एक शानदार कमरा मौजूद था, लेकिन अभी वो प्रिंसेस अपने बाबा जाने के साथ रूम शेयर कर रही थी, और कमरे के साथ साथ अलमारी और बाकी सब कुछ भी। इसीलिए अब ये सब कुछ अयाम के कमरे में ही जाने वाला था। अयाम ने जल्दी से उसे वापस आने के लिए कहा था ताकि वो इसकी सारी चीज़ें संभाल कर रख सके, लेकिन फिर भी अपनी मामा जानी को दिखाते हुए उसे काफ़ी वक्त लग गया था।
वो सारी चीज़ें लाए हुए काफ़ी दिन हो गए थे, लेकिन अभी तक उसने इनमें से कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया था। वैसे भी वो उसके सामने नहीं जाती थी, लेकिन फिर भी उसके पैसों से ये चीज़ें इस्तेमाल करते हुए उसे बहुत अजीब लग रहा था। एक तो पहले ही उसके घर में पड़ी थी, उसका खा रही थी, और अब तो उसके लिए शॉपिंग भी कर रहा था। इतना ख़्याल तो साथ में उसकी ज़रूरतों का नहीं रखा था, जितना वो गैर शख़्स रख रहा था। ना चाहते हुए भी उसके दिल में अजीब तरह के ख़्याल आने लगे थे। शायद वो दिल ही दिल में इसके अच्छे होने का, इंसान होने का इतराफ़ कर रही थी। लेकिन वो अच्छा कैसे इंसान हो सकता है जो अपनी ही भाभी पर नज़र रखे हो। उसका दिल कुछ और, दिमाग कुछ और कहता था। हर बार उसके दिमाग उसके दिल की सोच पर हावी हो जाता था। इस वक्त वो बहुत अजीब तरह की कश्मकश का शिकार थी। कभी वो शख्स इसे हद से ज़्यादा अच्छा लगता था और कभी वो शख्स हद से ज़्यादा बुरा लगने लगता था। उसकी सोच एक ही लम्हे में कुछ और दूसरे ही लम्हे में कुछ और होने लगती थी। वो अपनी ही फीलिंग्स को समझ नहीं पा रही थी। वो नमाज़ पढ़ के फ़ारिग होती बेड पर बैठी उसके मुतल्लिक सोच रही थी, जब उसका फ़ोन बजने लगा। भला इसे किसका फ़ोन आएगा? कुछ सोचकर उसने फ़ोन पर नज़र दौड़ाई, जहाँ सऊदी अरब का नंबर जगमगा रहा था। ये नंबर उसके भाई का था। उसने अगले ही लम्हे गहरी सांस खींचकर फ़ोन उठा लिया था। वो जो 1 हफ़्ता पहले फ़ोन काट कर उससे राब्ता ख़त्म कर चुका था, आज इतने दिनों के बाद उसे फिर से फ़ोन कर रहा था। लेकिन आज उसे अपनी बहन की याद किस तरह आ गई, ये जानना भी तो ज़रूरी था। अब भला उसका भाई उसे क्यों फ़ोन कर रहा था? जबकि उसने उस दिन उसकी से किसी उम्मीद से अपने भाई से कहा था कि वो इसे यहाँ से ले जाए। उस दिन उसे यकीन था कि वो इसका भाई इन सब चीज़ों से उन्हें नहीं रहने देगा, वो कैसे भी करके उसे अपने पास बुला लेगा। लेकिन उस दिन उसने हीर का मान तोड़ दिया था और आज उसे उससे कोई उम्मीद न थी। उसने फ़ोन उठाते हुए कान से लगाया और कुछ भी ना बोली। अस्सलाम वालेकुम छोटी, तू कैसी है? तबीयत कैसी है तेरी? वो फ़िक्रमंदी से बोल रहा था। ना जाने क्यों उसके लबों पर तर्स सी मुस्कुराहट आ गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे क्या होगा? भाई, मैं तो ऐश में हूँ, यहाँ किसी के टुकड़ों पर पड़ी हूँ। शौहर तो छोड़ चुका है, भाई छोड़कर दूर 7 समुंदर पार भाग गया। मेरी ज़िम्मेदारी उठा नहीं सकता, यहाँ तक कि उम्मीद के लिए कोई सहारा भी छोड़कर नहीं गया। तो कैसे हो सकती है वो बहन? ना जाने क्यों उसके लबों से शिकवा निकला। तुम ऐसा नहीं कह सकती हीर, मैं तुमसे दूर हूँ, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि मुझे तुम्हारी फ़िक्र नहीं। मैं पिछले 1 हफ़्ते से तुम्हारे लिए ख्वार हो रहा हूँ। तुम जानती तक नहीं हो मैं यहाँ तुम्हारे लिए क्या सोचे हुए हूँ। तुमने कहा भाई मुझे वहाँ बुला लें, तो क्या मैं तुम्हें अगले ही लम्हे वहाँ बुला लूँगा? मुझे यहाँ काम करना पड़ेगा, वीज़ा, पासपोर्ट, हर चीज़ तैयार करवानी पड़ेगी। किसी गैर मुल्क में जाने के लिए पेपर की ज़रूरत होती है और तुम्हारे पास है क्या? हर चीज़ मुझे देखनी पड़ेगी। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि मैं बीच में छोड़ दूँगा? ये सोच-सोच कर मैं सो नहीं सकता कि तुम एक गैर मर्द के घर पर हो। पता नहीं वो आदमी तुम्हारे बारे में क्या सोचता होगा, किस नीयत से तुम्हें घर पर रखा होगा। तुमसे ज़्यादा परेशान हूँ। वो बोला तो फिर बोलता ही चला गया। हीर को एक लम्हे के लिए अपने अल्फाज पर पछतावा हुआ था। आई एम रियली सॉरी भाई, मैं बहुत फ़ज़ूल बोल गई हूँ। आप जानते नहीं हैं मैं यहाँ किन हालात में हूँ। आप ही मुझे यहाँ से निकाल सकते हैं। प्लीज़ मुझे जल्दी से वहाँ बुला लीजिए। वो लम्हे में सब कुछ भुलाकर अपने भाई से अपने दुःख शेयर करने लगी थी। हाँ मेरी जान, मैं तुम्हें बहुत जल्द यहाँ बुला लूँगा। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुम मुझे अपने पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड की तस्वीरें भेज दो ताकि मैं तुम्हारे वीज़े का इंतज़ाम कर सकूँ। वहाँ पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों से मेरा राब्ता है जो तुम्हारी सारी कागज़ी कार्रवाई करवा देंगे। इसके लिए तकरीबन 2-3 महीने लग जाएँगे। तब तक तुम्हें वहीं रहना होगा। तुम वहीं महफूज़ हो और मैं नहीं चाहता कि तुम किसी तरह के मसले का शिकार हो। मैं जल्द से जल्द तुम्हें यहाँ बुला लूँगा। वो अपनी बात ख़त्म करते हुए बोला था, जबकि हीर ने उसकी एक-एक बात को बहुत गौर से सुना था। उसकी शनाख्ती कार्ड की तस्वीरें वगैरह चाहिए थी और वो फ़ौरन ही कॉल ख़त्म होने से पहले वो सब चीज़ें निकाल कर अपने हाथ में रख चुकी थी और फिर कॉल बंद होने के बाद उसने सारी चीज़ें उसे सेंड कर दी थी और अब वो यकीनन उसे जल्द से जल्द यहाँ से निकाल लेगा। उसे शादी नहीं करनी पड़ेगी, वो अपने भाई के पास रहेगी। ये एहसास ही उसे नई ज़िंदगी बख्शने वाला था।